नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ 1 के सभी प्रश्न उत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पाठ 1 का नाम है आपका विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, कक्षा 8 के पाठ 1 का नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इसी पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको इसमें से जो विकल्प सही है उसी को लिखना है। ठीक है, यह हमारा पहला प्रश्न है इसी तरह के। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें का जो प्रश्न है कि आधुनिक संचार का माध्यम है। संचार यानी जिसके द्वारा हम सूचनाएं, जानकारियां एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट है या पत्र है या कबूतर है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं को भी छोड़ देते हैं। कबूतर यह बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत प्राचीन है। पत्र, पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी। ठीक, अब चिट्ठियों का ज़माना नहीं है, इंटरनेट है। इसके माध्यम से आप पलक झपकते ही सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक संचार का जो माध्यम है वह इंटरनेट का माध्यम है। इंटरनेट के द्वारा आप किसी भी सूचना को बहुत ही कम समय में भेज और प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेट। आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ठीक है, ऑप्शंस है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई है। ठीक है, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसका ग है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ कब हुआ था? 2003 में, 2004 में, 2005 में। ठीक है, 2005 में 2 बार हो गया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका 2004 में। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का जो आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? 2004 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा के नवीकरण स्रोत कौन कौन से हैं? नवीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनको आप दोबारा प्राप्त कर सको। ठीक है, जो समाप्त न हो। तो चलिए देखते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। और पेट्रोल कैसे बना था? लाखों करोड़ों वर्षों के बाद बना था यह। ठीक है, डीजल है, यह भी एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला है। एलपीजी है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह भी एक पेट्रोलियम पदार्थ है। और आप जानते हैं पेट्रोलियम जो है लाखों करोड़ों वर्षों पहले जब भौगोलिक उथल पुथल हुआ तो जीव जंतु, पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए और उच्च ताप और दाब के कारण यह धीरे धीरे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इन सभी को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। तो अगर यह समाप्त हो जाते हैं तो दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन सौर ऊर्जा जो है, सूर्य रोज उदय होता है। ठीक, तो सौर ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय स्रोत है, आप रोजाना इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं पूर्ति करके। सबसे पहला है व्यापार का अर्थ खाली स्थान और खाली स्थान है। तो व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। ठीक है, व्यापार का अर्थ क्या होता है? क्रय और विक्रय। तो इसमें भरा जाएगा क्रय और विक्रय। क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है? क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो यही तो है व्यापार। आप किसी से या तो कुछ खरीदेंगे या तो आप किसी को कुछ बेचेंगे, तो यही हो गया व्यापार। तो व्यापार का अर्थ क्या है? क्रय और विक्रय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ख खाली स्थान
परिवहन के नवीन साधन है, यानी आपको बताना है परिवहन के नवीन साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए परिवहन के नवीन साधन आपका मेट्रो रेल है, बुलेट ट्रेन है और मोनो रेल है। यह सभी परिवहन के नवीन साधन हैं। परिवहन क्या होता है? परिवहन का मतलब ऐसे साधन जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिनका वह परिवहन के साधन होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पूछा है नवीनतम साधन जो बहुत तेज़ी से अब जाके विकसित हुई है, जिनके द्वारा आप बहुत जल्दी किसी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो यह हो गया हमारा परिवहन के साधन। तो परिवहन के नवीन साधन हो गए मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल। आगे आते हैं, ग है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि खाली स्थान कंपनियां हैं। तो आपको बताना है यह सभी कैसी कंपनियां हैं। तो देखिए यह ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन सभी से आप कोई भी चीज़ें मंगा सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो एक तरह से वहाँ पर भी व्यापार होता है क्योंकि आप खरीदते हैं, तो इस तरह से अब व्यापारिक कंपनियां हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, यानी इंटरनेट कॉमर्स या इंटरनेट व्यवसाय। ठीक है, तो स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो क्या भरा जाएगा इसमें? ई कॉमर्स। आगे आते हैं, घ है आईसीटी योजना का आरंभ खाली स्थान हुआ था। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था आईसीटी योजना का जो आरंभ हुआ था वह कब हुआ था? 2004 में हुआ था। तो इसमें भरा जाएगा 2004। ठीक है, अगला है 3G और 4G खाली स्थान के साधन है। तो जो 3G और 4G है यह होता है 3G यानी थर्ड जनरेशन, 4G यानी फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी हिंदी में। तो 3G और 4G जो है यह मोबाइल के नवीनतम तकनीकी के साधन है। ठीक है, मोबाइल के नवीनतम तकनीकी के साधन है। तो क्या भरा जाएगा इसमें? मोबाइल के नवीनतम तकनीक के साधन हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो हम सही जोड़े बना करके देख लेते हैं इसका किसका किससे मिलान होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मिलान होगा संचार का साधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम किसी भी स्थान पर बैठे दूसरे स्थान की सभी चीज़ें लाइव यानी कि ऑडियो और वीडियो यानी आवाज़ और चित्रों के साथ देख सकते हैं। तो यह संचार का साधन हो गया। आईसीटी यह शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए था। आईआरएस यह भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह था। रक्षा और प्रतिरक्षा डीआरडीओ से संबंधित है। भूरी क्रांति या उर्वरक के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका मिलान हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का साधन, आईसीटी शिक्षा के स्तर में सुधार, आईआरएस भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, रक्षा एवं प्रतिरक्षा डीआरडीओ से, भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र से। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन हुआ था 1962 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1962। प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो उत्तर है 1962 में। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? ठीक है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो उत्तर है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल, इनका प्रक्षेपण किया गया। तो प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न इसका ग है कि 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? यानी 20वीं सदी में सबसे सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो वह है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। यह तीनों ऊर्जा के स्रोत सबसे सफल ऊर्जा के स्रोत हैं क्योंकि इनसे न तो प्रदूषण होता है, ठीक है, और एक बार समाप्त होने के बाद इनको हम दोबारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे सफल ऊर्जा के स्रोत हमारे यह तीन हो गए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। आगे आते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में फ्लिपकार्ट और स्नैपडील वाले में। तो व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो उसको बोलते हैं ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन,
स्नैपडील, यह सभी चीज़ें आती हैं। तो व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है ईएनजीपी की शुरुआत कब हुई थी? तो ईएनजीपी के सॉरी एनईजीपी की शुरुआत कब हुई थी? तो एनईजीपी की शुरुआत हुई थी 18 मई 2006 में। ठीक है, एनईजीपी की शुरुआत कब हुई? 18 मई 2006 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? आपको बताना है कि जो भूतापीय ऊर्जा है यह किस प्रकार की ऊर्जा है। तो यह पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव की ऊर्जा है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा पर्यावरण क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव की ऊर्जा है। ठीक है, समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, पूछा है इसरो का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप लोग। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो गठन हुआ था यह हुआ था नवंबर 1969 में, 1969। तो यह हो गया इसरो का गठन नवंबर 1969 यानी नवंबर 1969 में इसरो का गठन हुआ था। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे है, अब थोड़े लंबे प्रश्न रहेंगे आपका। प्रश्न नंबर 5 है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार आपको बताना है कि विनिर्माण क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है विनिर्माण क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि विनिर्माण का मतलब क्या होता है। ठीक, तो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर, जो कच्चे माल होते हैं उनको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में, ठीक है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो विनिर्माण से तैयार माल होते हैं वह उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। आगे है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। जो विनिर्माण से तैयार माल है, ठीक, यह विनिर्माण है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? आपको बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हेडिंग रहेगा आपका शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका। ठीक, तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका क्या है देख लेते हैं। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह इसका उत्तर है कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। तो शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, यानी सबको शिक्षा मिल सके ऐसे अवसर अधिक मात्रा में बनाने। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास, यानी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ठीक है, शिक्षा अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छे गुण की हो, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो आईसीटी है एक प्रभावशाली साधन है। इसके अंतर्गत यानी आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूल एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ई गवर्नेंस क्या है? ठीक है, आपको बताना है ई गवर्नेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं। ई गवर्नेंस हेडिंग हो जाएगा, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ठीक है, सरकार की आम नागरिकों के लिए जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है।
प्रश्न नंबर 8 है इसका, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। आपको बताना है ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेंगे ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां। तो पहला हो जाएगा शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। ठीक है, जितनी भी शासकीय सेवाएं और सूचनाएं आती हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना आदि सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध कराना, यह भी ई गवर्नेंस की उपलब्धियां हैं। ठीक है, इसके बाद आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित करने, सहज सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कराना, यह भी ई गवर्नेंस की सुविधाएं हैं। ठीक है, तो यह सभी है ई गवर्नेंस की उपलब्धियां। ठीक, चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां क्या है, तो शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना, विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना आदि सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध कराना, आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित करने के लिए सहज सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास करना आदि। प्रश्न नंबर 9 है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या उपलब्धियां हैं। आपको बताना है कि व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या उपलब्धियां हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करना, जैसे खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित है, यह सभी ई कॉमर्स की ही देन है। ठीक है, तो यह हो गया आपका ई कॉमर्स की देन क्या है, इसका उत्तर फिर से देख लीजिए। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करना, जैसे खरीदना हो गया कुछ या बेचना हो गया, ग्राहकों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना, व्यापार के भागीदार जो हैं यानी जो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उनके साथ सहयोग करने के लिए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हो चुकी हैं, यह सभी ई कॉमर्स की ही देन है। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी विषयों के सभी प्रश्न उत्तर और सब कुछ आपको मिल सके। ठीक है, अगर कोई सुझाव होगा तो ज़रूर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।